वो मजबूरी है इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो अरे कार्यालय में क्यों नहीं करते हैं? और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है ना वो साल में 1 से 2 बार होता है। बाकी जनता तो ऐसे ही अंचल के चक्कर लगाते रह जाती है। इसको कौन देखेगा? फ्लाईओवर के मामले को और एक जगह को आप सरकार की उपलब्धि और उसके नकारात्मक प्रभाव के तौर पे नहीं देख सकती हैं। नियोजन पे बात नहीं होती है, नियुक्तियां निकाल दी जा रही है। आज भी मैं इसका जवाब आप कितने मीडिया चैनलों में जाएंगे? एक मिनट, आप मैं इसका जवाब एक मिनट बाबा, मेरी बात खत्म होने दो। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विधानसभा में इन्होंने कहा था कि रांची की डेमोग्राफी चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई है? आप नियुक्ति देंगे बाहर के लोगों को, वो आएंगे यहाँ पर आएंगे तो सिर्फ जॉब करने आते हैं क्या? सरकार के मुखिया जेल गए, इस्तीफा दिया। इनकी पार्टी के सबसे पुराने जो चैंपियन खिलाड़ी टाइगर कहा जाने वाले कोल्हान टाइगर, वो पार्टी से बाहर चले गए। मैया सम्मान अगर मिल रहा है तो बाकी बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है? दूसरी बात कि जितने भी सरकार की योजना है ना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वहाँ पर राशि क्यों नहीं मिल रही है? जब इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं और कुछ योजनाएं नहीं चल रही हैं, तो हो सकता है ऐसा कि जो सरकार का कहना हो, ये तर्क हो सरकार का, एक केंद्र के पास हमारा इतना पैसा बाकी है तो वो पैसा वहां से नहीं रिलीज हो पा रहा हो, इसलिए सारी चीजें हो। जैसे वैभव ने बहुत ही प्रवक्ता टाइप से ही बात किया, और ये शब्द उन्होंने ही निकाला, मैंने तो बोला भी नहीं प्रवक्ता जेएमएम का। जब नियुक्ति पत्र वितरण की बात कर रहे हैं सहायक शिक्षक वाले मामले में खास तौर से, लेकिन वो तो पिछले कार्यकाल में होना था क्या सुनीता जी? बिल्कुल 8,000। चलिए उनकी बात सुन लेते हैं। एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। इस हिसाब से आप एक काम करिए कि आज आप जिस भारतीय रेलवे की बात करती हैं, वंदे भारत की बात करती हैं, वो भारत सरकार से ले लीजिए और कहिए कि ये तो अंग्रेजों लेके आए थे। इस हिसाब से आप एक काम करिए कि जिस क्या बोलते हैं इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी और अभी बीएनएस की बात होती है, आप कह दीजिए कि ये तो अंग्रेजों का मसला है। लेकिन इसी सरकार में, इसी राज्य में जिस आप ब्यूरोक्रेसी पे आप बात कर रहे हैं, उसकी उपलब्धियां गिना रहे हैं, उसी राज्य में ब्यूरोक्रेसी बहुत बदनाम भी है। अगर आप पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, अगर आप छवि रंजन के भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, तो आपको ये बात भी करनी होगी कि छवि रंजन, पूजा सिंघल जैसे आईपीएस अधिकारी हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से पहले इस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे। कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी जो निजी छवि है, वो आदिवासी जो बाहुल्य इलाका या आदिवासी समाज में है, उसमें आज भी होल्ड करके रखा है। सरकार कैसे गिरफ्तारी हुई सरकार बनने के बाद, फिर एक महिला जो कि कल तक कुछ नहीं थी, वो अपने आप को स्थापित करती है एक नेता के रूप में। कल्पना सोरेन विधायक बनती हैं, आज उनका नाम भी अच्छा है। कल्पना सोरेन का यहाँ पर नए चेहरे के रूप में आने के बाद सरकार बिल्कुल स्थिर हुई है ना, लेकिन वो स्थिरता का फायदा क्या हमें मिल पाया है? मेरे लिए सवाल ये है। मैं आज तक उस फ्लाईओवर पे ना, मैं आज तक अपनी गाड़ी नहीं चढ़ाई हूँ ना पैदल चली हूँ। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे विराट कोहली कितना भी अच्छा खेले हो, अंत में सवाल यही होता है कि खाते में मेडल कितने आए। बहुत कुछ प्लानिंग है, ठीक है, वो प्लानिंग भी हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस 1 साल की बात कर रहे हैं। तो 1 साल में तो कुछ नहीं है। अब कुछ जनता ये बोलेंगे कि सरकार प्लानिंग तो कर रही है ना, समय लगता है ना, करेगी ना में 25 साल बीत गए भैया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के पूरे 1 साल हो गए हैं। इसी दिन यानी कि 28 नवंबर को साल 2024 में ठीक एक साल पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वो भी चौथी बार। उनका दूसरा कार्यकाल है और 1 साल जब पूरे हो गए हैं तो अब ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या 1 साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने जो चुनावी वादे किए थे वो पूरे हो पाए हैं क्या, या फिर नहीं हो पाए हैं? क्या उपलब्धियां सोरेन सरकार ने हासिल की हैं और क्या इसमें बड़ी बाधाएं आई, क्या चुनौतियां रहीं? इन सब पर आज हम अपने न्यूज़ रूम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र 19 की तरफ से बहुत बहुत जोहार। मैं हूं आपके साथ अंशु और हमारे साथ अभी फिलहाल मौजूद हैं लोकतंत्र 19 के 2 पत्रकार। सुनीता जी हमारे साथ है। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जोहार सुनीता जी। जोहार अंशु। और सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आप हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल को कैसे देख पाती हैं? फिलहाल जो सुबह से डिस्कशन हमारे ऑफिस में चल रहा है वो इसी बात को लेकर चल रहा है कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ, और बहस भी सुबह से चल रही है। फिलहाल जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये दोपहर का समय है। विवाद इतना ज़्यादा रहा कि हमें लगा कि वो विवाद को आपको दिखाना अभी चाहिए। फिलहाल चूँकि मैं सिर्फ आदिवासी खबरों पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ और आदिवासी नज़र से ही लोगों को यहाँ की मुद्दे दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं सुबह से पूरे ऑफिस के लोगों को वही कह रही हूँ
कि एक साल में फ़िलहाल मेरे हिसाब से अगर मैं आदिवासी नज़र से जाऊँ तो कोई काम नहीं हुआ है। हालाँकि उपलब्धियाँ सरकार दिखा रही है अखबारों में, लेकिन वो उपलब्धि मुझे समझ में नहीं आ रही अंशु। जिनको समझ में आए वो आप लोगों से साझा कर सकता है। हमने नुकसान ज़रूर देखे इन 1 साल में। फ़िलहाल सिरमटोली वाला जो रैंप है, वो लंबा चला था और लोकतंत्र 19 ने बाखूबी इस मुद्दे को उठाया था। एफआईआर भी हुआ हमारे ऊपर। बाकायदा वो सॉल्यूशन नहीं हो पाया। वो रैंप बनकर तैयार है। अभी चूँकि फ्लाईओवर का और काम चल रहा है। कनेक्टिंग फ्लाईओवर की जो बातें कही जा रही थी वो काम हो रहा है। हालाँकि उस दौरान जब चमरालिंडा वगैरह से जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, जब मंत्री जी रैंप वाले मामलों में आते थे तो उन्होंने कहा था कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर जब बनेगी तो रैंप को हटा दिया जाएगा। मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ और इसी साल अगर वो हो जाता तो मैं उपलब्धि में गिन सकती थी। चूँकि काम अभी रनिंग है, चल ही रहा है, तो अभी मैं उस पे बातचीत ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी। लेकिन उम्मीद है कि सरकार अगर इस साल नहीं हो पाया तो अगले सालों तक अगर कनेक्टिंग फ्लाईओवर हो जाती है तो रैंप को हटा दिया जाए, है ना। आदिवासी मुद्दों पर हम बहुत नुकसान देखते हैं उस रैंप की वजह से। इस साल भी सरहुल में बहुत दिक्कतें हुई, भले मीडिया ने नहीं दिखाए लेकिन हम वहाँ पर गए थे और सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि झांकियों को आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। फ़िलहाल रैंप को लेकर जो विवाद था उस हिसाब से तो मैं कहूँगी आदिवासी नज़र से कि उपलब्धियों में हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन हाँ उपलब्धियों में फ्लाईओवर का जिक्र होता है कि सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, काटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन शायद पिछले साल हुआ है, चुनाव से पहले हुआ था। उपलब्धियां सरकार इसे गिनती है, लेकिन मुझे ये लगता है उपलब्धियों में भी कि जिस रैंप की सरकार बात करती है, जाहिर सी बात है कि शहरवासियों को फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन उस फ़ायदा का नुकसान आदिवासी समाज को नहीं होना चाहिए था, जो सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप की वजह से हुआ है। एक आहत पहुंची है, एक किसी भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ की बातें भी वहाँ पर आई थी, काफ़ी लंबा मामला चला था। दूसरी मैं देखना चाहूँगी पेशा के नज़र से। पेशा इस साल भी लागू नहीं हो पाया। हालांकि हाईकोर्ट ने काफ़ी फटकार भी लगाई थी, लेकिन फटकार का कुछ वैसा रिज़ल्ट नहीं सामने आ पाया। सामाजिक संगठनों ने भी बहुत प्रयास किया, कुछ लोगों ने पैदल यात्रा की। ग्लैंडसंग डुंगडुंग की टीम पैदल यात्रा करके रांची आई, निशा भगत की टीम पैदल यात्रा करके रांची आई, लेकिन उन फटकारों के बाद भी और सामाजिक संगठनों के दबाव के बावजूद पेशा क्यों लागू नहीं हो पाया, इस पे मुझे सवाल है। इस 25वें वर्षगांठ में कम से कम पेशा लागू हो जाना चाहिए था। बाकी बातें और करेंगे, फिलहाल दूसरे साथी से आप उपलब्धियां थोड़ा हम सुनना चाहेंगे। तो हमारे साथ वैभव जी भी हैं। वैभव जी, आप कैसे देख पाते हैं इस पूरे 1 साल को, हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल को? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि हमारी साथी पत्रकार सुनीता जी ने कहा कि फ्लाईओवर के साथ जो मसला रहा वो मतलब कि उसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं और पेशा पे बाद में आऊँगा। मेरा कहना रहेगा मेरी अव्वल साथी को कि देखिए एक फ्लाईओवर के मामले को और एक जगह को आप सरकार की उपलब्धि और उसके नकारात्मक प्रभाव के तौर पे नहीं देख सकती हैं, पहला। दूसरा ये कि जाहिर है कि जहां पर भी ये इतिहास रहा है, सिर्फ झारखंड नहीं भारत में भी, कि कहीं भी अगर कोई काम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हुआ है तो वहाँ चीज़ें 19-20 हुई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले दिनों में या फिर जिस समय ये चीज़ें हो रही हैं उसके बाद उसका प्रभाव हमारे आम जनजीवन पर कैसा रहा है। निश्चित तौर से मुझे लगता है मेरी काबिल साथी इस बात से भी इनकार नहीं कर पाएंगी कि पहले जब उन्हें उस रास्ते से जाना पड़ता था तो उन्हें 50 मिनट लगते थे, अब शायद कहीं 13-12 मिनट लगते माफ होंगे। कीजिएगा वैभव जी, मतलब जिस तरीके से वो आंदोलन हमने उठाया था ना, माफ कीजिएगा, मैं उस सड़क पर आज तक नहीं चढ़ी हूँ। वो फ्लाईओवर पर अंशु, मैं आज तक एक मिनट वैभव, मैं आज तक उस फ्लाईओवर पे ना, मैं आज तक अपनी गाड़ी नहीं चढ़ाई हूँ ना, पैदल चली हूँ। और मैंने कसम खाया है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी ना, कितना भी इमरजेंसी मुझे हो जाए, उस सिरमटोली फ्लाईओवर पे सुनीता मुंडा कदम नहीं रखेगी। देखिए ये अब आपका अपना पर्सनल ये है, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। हमारा आपका पर्सनल सरकार को लेकर के चीजों को नहीं जज कर सकता, पहला। दूसरा, अपना पेशा कानून की बात की, आपको याद होगा 2023 में सरकार ने एक पेशा एक्ट लाया था। 2023 में यही हेमंत सरकार थी।
तो कहीं ना कहीं काम उस पर भी चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अंशु आपको याद हो या सुनीता जी आपको याद होगा कि इस सरकार कैसे गिरफ्तारी हुई सरकार बनने के बाद, फिर एक महिला जो कि कल तक कुछ नहीं थी वो अपने आप को स्थापित करती है एक नेता के कल्पना रूप में, सोरेन। कल्पना सोरेन विधायक बनती हैं, आज उनका नाम भी अच्छा है। और जिस तरीके से सरकार ने उतार चढ़ाव, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हेमंत सोरेन पे जो आरोप लगे हैं सही है गलत है, वो सरकार का अपना और कानून का माननीय न्यायालय का मसला है, वो उनको देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से अस्थिरता रही उसके बावजूद आज आप जाइए रूरल क्षेत्रों में जाइए, जिसको हम लोग रिमोट इलाका कहते हैं, हमें नहीं पता कि वो बीजेपी के जो छाप है उसको पहचानते हैं या नहीं, लेकिन एक कहावत है आसार त्योका या तो तुरंत बोलेंगे अबुआ। ये पहचान शिबू सोरेन की देन है, ये पहचान उनके बाद उस पार्टी की देन है, उनके बाद ये हेमंत सोरेन की देन है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी जो निजी छवि है वो आदिवासी जो बाहुल्य इलाका या आदिवासी समाज में है उसमें आज भी होल्ड करके रखा है। इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि लोकसभा चुनाव में, उसके बाद अभी विधानसभा चुनाव में सरकार फिलहाल जो जेएमएम जो मुखिया है उसकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई है। अब जिस मुद्दे पे हम लोग ये पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं उस पे आते हैं। मतलब आप स्थिर सरकार की बात कर रहे हैं, यही ना कि नहीं, सरकार मैं ये बोल स्थिर रहा हो हूं गई कि है। जिस तरीके से सरकार अपने ऊपर लगे आरोपों के चलते अस्थिर हुई, सरकार के मुखिया जेल गए, इस्तीफा दिया, इनकी पार्टी के सबसे पुराने जो चैंपियन खिलाड़ी टाइगर कहा जाने वाले कोल्हान टाइगर वो पार्टी से बाहर चले गए, वो अलग पार्टी बना, हालांकि वो उनका निजी मसला है, वो कहा जा रहा नहीं जा रहा है, बट उसके बावजूद जिस तरीके से जेएमएम ने होल्ड बना करके सरकार में रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो काबिले तारीफ है। अभी आप मतलब देखिए जो स्थिरता की आप बात कर रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई लेकिन वो स्थिरता अपनी बनाई देखिए, रखी। जब आप कहती हैं कोशिश की गई तो फिर आप आरोप लगा देती हैं और हमें ये नहीं करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन आरोपों के चलते सरकार अस्थिर हुई उसके बावजूद जिस तरीके से उभर करके निकली उस पर अब आप वैभव जी, मैं इस बात पे ना कटाक्ष करना बिल्कुल चाहूंगी, बोलिए ना। है ना। वैभव ने बात बहुत अच्छी बोली कि इतने आरोपों के बाद, जेल जाने के बाद, कल्पना सोरेन का यहाँ पर नए चेहरे के रूप में आने के बाद सरकार बिल्कुल स्थिर हुई है ना। लेकिन वो स्थिरता का फायदा क्या हमें मिल पाया है, मेरे लिए सवाल ये है। सिर्फ स्थिर सरकार हो गई, मैं अपनी बात खत्म कर लूँ वैभव, है ना। देखिए, यही विवाद चल रहा है सुबह से, इसलिए हमने कहा कि विवाद को आप तक भी पहुंचाना है कि न्यूज़ रूम में भी ये चल रहा है कि एक साल में क्या उपलब्धि आ रही है। सरकार बिल्कुल स्थिर हो चुकी है, लेकिन हमें क्या मिला। अभी देखिए 15 नवंबर का जब आप अखबार देखेंगे ना, तो अखबार में आपको आगे के प्रोजेक्ट दिखेंगे कि जो अरगोड़ा चौक है उसका सुंदरीकरण होना है ना, और बहुत सारे फ्लाईओवर बनने हैं, बहुत कुछ सरकार की प्लानिंग है, मेट्रो सिटी के रूप में, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ प्लानिंग है, ठीक है, वो प्लानिंग भी हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस एक साल की बात कर रहे हैं। तो एक साल में तो कुछ नहीं है। अब कुछ जनता ये बोलेंगे कि सरकार प्लानिंग तो कर रही है ना, समय लगता है ना, करेगी ना में 25 साल बीत गए भैया, और कब। और हम सिर्फ आपको जेएमएम, मतलब हम सिर्फ जेएमएम को नहीं बोल रहे हैं, इसके पहले वाली सरकारें भी कुछ नहीं की है। जेएमएम से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदों में जब पूरा नहीं होता है ना तो सवाल खड़े होते हैं। मैं उसी सवाल की बात कर रही हूँ। स्थिरता हुआ है वैभव, लेकिन उपलब्धियां नहीं मिली है। बस मैं चाहता हूँ कि इधर दिखाइएगा अंशु, जैसे हमारा बैठे हुए थे न्यूज रूम में, तो हमारी बात हो रही थी, तो हम अभी वेबसाइट के लिए खबर लिख भी रहे थे, तो इसमें मैंने देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको एक एक करके सुना देता हूँ, जो भी हमने ही लिखा है खुद बैठ करके। इसमें हमने सबसे पहले जिस चीज की बात की है वो कहा कि चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे विराट कोहली कितना भी अच्छा खेले हो, अंत में सवाल यही होता है कि खाते में मेडल कितने आए, जो उनके पास लगभग जो एक चाहिए उनको नहीं मिला। लेकिन हेमंत सोरेन ने वो मेडल हासिल किया। मैं आपको 10 चीजें गिनवाता हूं जो हमने सुबह से अखबारों को खोद के, न्यूज जो पोर्टल्स है उनसे निकाल के, सरकार की वेबसाइट पे क्या क्या लिखा हमने सुन लिया। हमने लिखा सबसे पहले कि जो 8000 जो सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई वो इनके खाते में गया, तो वो उनकी उपलब्धि ही कहलाएगी। लेकिन आप जब नियुक्ति पत्र वितरण की बात कर रहे हैं सहायक शिक्षक वाले मामले में खास तौर से, लेकिन वो तो पिछले कार्यकाल में होना था, क्या सुनीता जी? बिल्कुल 8000। हाँ, चलिए उनकी बात सुन लेते हैं। एक मिनट अंशु को मैं जवाब देता हूँ। इस हिसाब से आप एक काम करिए कि आज आप जिस भारतीय रेलवे की बात करती हैं, वंदे भारत की बात करती हैं, वो भारत सरकार से ले लीजिए और कहिए कि ये तो अंग्रेजों लेके आए थे। इस हिसाब से आप एक काम करिए कि जिस क्या बोलते हैं इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी और अभी बीएनएस की बात होती है, आप कह दीजिए कि ये तो अंग्रेजों का मसला है, कोर्ट सिस्टम वही लेके आए थे। जो डीसी साहब से हम लोग सवाल पूछते हैं, आप कह दीजिए कि कलेक्ट्रेट सिस्टम तो अंग्रेज। देखिए ऐसा नहीं होता है अंशु। देखिए
जब आप क्या बात करती हैं उपलब्धियों की, मैंने कहा ना कि मेडल कितने आए आपके श्रेणी में, तो काम किसी ने इनिशिएट किया लेकिन एग्जीक्यूट कौन कर पाया उसको, हम बात इसकी कर रहे हैं। ये अपना बिल्कुल निजी मसला हो सकता है कि अंशु किसे पसंद करती हैं, मैं किसे पसंद करता हूं, कैमरे के पीछे नीरज हैं वो किसे पसंद करते हैं, बट आप जब एक सरकार को आकलन करती हैं तो आप सिर्फ एक किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर उसको नहीं कर सकती हैं। आपको ये जानना जरूरी है और हमें ये बताना जरूरी है कि ज्ञानोदय वाली जो बात है, ज्ञानोदय योजना वाली जो बात है उस पर हमें बात करनी होगी। सिर्फ बच्चों को नहीं, शिक्षकों को टैबलेट दिया गया उस पर बात करनी होगी। आपके नज़र में अगर ऐसी बात है तो ठीक है, नहीं है तो और बेहतर। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि मैया सम्मान के नाम पे घूस दे दिया गया। लेकिन जब किसी महिला को पैसा गया, आप फर्ज करके देखिए कि खूंटी के सारंडा में कोई औरत रहती है जिसके पास मसाला खरीदने का पैसा नहीं है, तेल खरीदने का पैसा नहीं है, उसको 2500 रुपया जाता है तो अपने बच्चा को बढ़िया खाना खिलाती है। वो इस लालच में अगर वोट कर रही है तो हमारी नज़र में वो विकास तो नहीं है, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं अपना होल्ड जो है वो बनाया है। इस सरकार में महिलाएं जितनी मुखर हैं, आप देखिए आज सड़कों पे महिलाएं इस सरकार में जितनी मुखर हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस पूरे गठबंधन सरकार में महिला मंत्रियों की, महिला विधायकों की जो संख्या है वो इतनी अच्छी है, वो इतनी वोकल है, वो इतनी कनेक्टिव है कि वो जा करके कनेक्ट कर पा रही है। अब इस पे आप हमें क्या कहेंगे कि हम सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं? हम आपको गिनवा देते हैं, देखिए ना, लिख के रखे हैं इस पे कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति है उस पर हमने लिखा है। सरकारी जो योजनाएं हैं, JSLPS की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आप हमको बोल दीजिए, काउंटर कर लीजिएगा कि बोकारो में धरना हो रहा है, लेकिन ये भी देखिए जब आप जाएंगे देखने के लिए तो आपको ये देखना होगा कि JSLPS ने बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी जिंदगी को 360 डिग्री बदल दिया है। कल तक उनके पास, अंशु में आपको बताऊं तो खाने का पैसा नहीं था। आज वो इतनी सक्षम है सुनीता जी कि वो कुछ ना कुछ कर ले रही हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ रही हैं। कल तक वो पैदल जाती थी काम करने, आज ऑटो में बैठ के जा रही हैं अपना कमाया हुआ पैसा से। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार अपने लय को पकड़ रही है। कितने देर तक पकड़ के रख पाएगी ये देखने वाली बात है। मैं दो चीज़ों पर अपनी बात रखना चाहूँगी अंशु। जैसे वैभव ने बहुत ही प्रवक्ता टाइप से ही बात किया, और ये शब्द उन्होंने ही निकाला, मैंने तो बोला भी नहीं प्रवक्ता JMM का। खैर, दो चीज़ मैंने नोटिस किया। एक, आपने नियुक्ति वाली बात आपने बोली कि 8000 जो सहायक आचार्य वाला जो नियुक्ति है, तो भैया ये डिसाइड कौन करेगा कि वो पूरा का पूरा 8000 नियुक्ति झारखंडियों को मिला है? वैभव जी, आप ही से सवाल है। हाँ, कौन नीति तो लागू नहीं है, लागू ही नहीं हुआ है। वो 8000 कौन ये डिसाइड करेगा कि जो है यहाँ के झारखंडियों को मिला है? नियोजन नीति लागू नहीं हुई है। वहाँ झारखंड बनने से 25 साल यही लड़ाई लड़ी गई है कि नियोजन भैया पहले लागू करो, उसके बाद नियुक्तियां निकालो। नियोजन पे बात नहीं होती है, नियुक्तियां निकाल दी जा रही है। आज भी आप कितने मीडिया चैनलों में जाएंगे? एक मिनट, आप एक मिनट वैभव, मेरी बात खत्म होने दो, है ना वैभव। आज नियुक्तियां बांटी जा रही है। आप न्यूज़ चैनलों में, दूसरे न्यूज़ चैनलों में देखिएगा जहां पर आपको यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा के लोग नियुक्तियां लेते हुए दिखेंगे आपको। हम इसे उपलब्धि नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, फिर मैं आपके भी सुनूंगी, जनता भी सुनेगी। ये मेरे लिए सवाल है कि 8000 नियुक्तियां कौन कंफर्म करेगा कि झारखंडियों को ही मिला है? अगर झारखंडियों को ही मिलता हम उपलब्धि एकदम गिनते, ठीक है। आपने मैया सम्मान की बात की, नो डाउट बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि मैया लोग जो है स्वावलंबी हो रही हैं, अच्छे कामों में उसका यूज़ हो रही है, बच्चों का फीस भरा जा रहा है। और जो रेजा कुली, मैंने कई इंटरव्यू किए हैं, जो महिलाएं रेजा कुली काम करती थी ना, आज वो काम छोड़ दी हैं, है ना। वो खेती बाड़ी कर रही हैं और जो 2500 आ रहा है उससे वो घर चला ले रही हैं। पहले खेती बाड़ी भी करती थी और रेजा कमाने भी जाती थी। ये उपलब्धि हम बिल्कुल गिनते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक नाकामी भी हमें हासिल हुई है। देखिए, अभी बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इस तरह की कोई योजना है जो भरा जाता है, साल 2 साल से उनको वो राशि नहीं मिल पा रही है। और सभी आरोप लगा रहे हैं कि जब से मैया सम्मान आया है वहाँ की राशि को लेकर मैया लोगों को बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर भी उपलब्धि जब हम गिनते हैं ना मैया सम्मान वाली, तो हमें डाउट होने लगता है कि मैया सम्मान अगर मिल रहा है तो बाकी बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है। दूसरी बात
कि जितने भी सरकार की योजना है ना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वहां पर राशि क्यों नहीं मिल रही है? हमें फोन आता है कि मैडम 2 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, पैसा नहीं आ रहा। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं आ रहा पैसा, तो उनका कहना है कि कल्याण विभाग में पैसा नहीं है। क्या इन 1 सालों में कल्याण विभाग के पास पैसा नहीं है? नहीं तो और वो कहाँ का पैसा है जो महिलाओं को जा रहा है? महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, है ना, आप पुरुषों का हक नहीं छीन सकते। मैं आप ही के काम की मैं बात कर रही हूँ, है ना। पुरुष को कम से कम आप इन्होंने 3 चीजें गिनवाई हैं। इन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला, इन्होंने कहा कि मैया सामान बहुत अच्छी बात है लेकिन साथ में नाकामी आती है। इसके साथ में इन्होंने एक और कहा कि नियोजन वाली बात कही जो आपने भी ऐड कर दी, और साथ में आपने ये भी पूछा मुझसे कि ये कौन तय करेगा कि वो 8,000 लोग झारखंडी हैं या नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने मैया सामान, क्योंकि पिछला भी टॉपिक था उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको इस पर सरकार का भी पक्ष जानना होगा। सरकार बार बार पिछली टर्म में भी और इस टर्म में भी ये कहती हुई आई है कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा कहाँ है? केंद्र के पास। ये सरकार का कहना है, लोकतंत्र 19 का बिल्कुल नहीं कहना है। सच है कि झूठ हमें नहीं पता, लेकिन सरकार का ये कहना है। तो अगर हम सरकार के इस तर्क पर अगर हम विचार करें और इसको अगर ध्यान में रखें, तो आप एक बात बताइए, जिस तरीके से जो टैक्स हम देते हैं उससे वो राजस्व जाता है, राजस्व से सरकार चलती है, सरकार जब चलती है तो योजना बनती है, योजना हमारे पास आती है। तो जब इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं और कुछ योजनाएं नहीं चल रही हैं, तो हो सकता है ऐसा कि जो सरकार का कहना हो, ये तर्क हो सरकार का, एक केंद्र के पास हमारा इतना पैसा बाकी है तो वो पैसा वहां से नहीं रिलीज हो पा रहा हो, इसलिए सारी चीजें हो। ट्रेजरी खाली नहीं है, ट्रेजरी में कमी है। सुनीता जी, ट्रेजरी खाली नहीं है, ट्रेजरी में कमी है। इसके बाद आपने कहा था कि वो जो 8,000 नियुक्ति हुई है या 500 नियुक्ति हुई है या 50,000 नियुक्ति हुई है, कौन तय करेगा कि वो नियुक्ति सिर्फ झारखंडियों की हुई है, बाहरियों की नहीं हुई है? तो ऐसा है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जब हम और आप झारखंड में बैठ करके आज ये बात करते हैं ना कि वो नियुक्ति सिर्फ झारखंडियों की हुई है या बाहरियों की हुई है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं हम भी वही मैसेज दे रहे होते हैं जो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बैठे वो जो लोग हैं जो ये बोलते हैं कि कन्नड़ बोलो, मराठी बोलो और तमिल बोलो। हम भाषा पे नहीं जा रहे हैं, हम भाषा पे आए भी नहीं है, हम बिल्कुल भाषा पे नहीं है। हम मानसिकता की बात कर रहे हैं जो ये कहता है कि ये स्टेट हमारा है, मतलब यहाँ हर पे सारी राज्य चीजें का हमारी नियोजन नीति होता है वैभव जी। हर राज्य इन 25 सालों में झारखंड नहीं ये कर पाया है। नियोजन नीति होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अगर किसी को लगता है और आप दूसरे राज्यों का एग्जांपल दे रहे हैं वैभव, कितने पीआईएल अभी तक दाखिल हुए कि बाहरियों की नियुक्ति मिली है? आप हमको बताइए। सुन लीजिए, आपने कहा ना, आपने आरोप लगाया कि 8,000 नियुक्तियों में कितनी आरोप, अरे मतलब क्वेश्चन किया आपने, 8,000 नियुक्तियों में कितनी नियुक्ति झारखंड की हुई है? आपने कहा ना इस चीज को। आप हमको बताइए ना कि कितने पीआईएल दाखिल हुए भाई कि 8,000 में बाहरी लोग इतने हैं? एक भी पीआईएल आपके नजर में है क्या? मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को करना चाहिए था क्या? ठीक है, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विधानसभा में इन्होंने कहा था कि रांची की डेमोग्राफी चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई है? आप नियुक्ति देंगे बाहर के लोगों को, वो आएंगे यहाँ पर आएंगे तो सिर्फ जॉब करने आते हैं क्या? यहाँ पर आते हैं तो उनको जमीन चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, तो जमीन कहाँ से लाते हैं? यूपी बिहार से उठा के लाते हैं क्या? यही की जमीन पर लेते हैं। एक मिनट बाबा, एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं ना, एक मिनट, आप जो ये बोल रहे हैं ना कि ये तो महाराष्ट्र जैसी बात हो जाएगी, ये भाषा बोलो वो भाषा बोलो, झारखंड के लोग कभी भाषा पे नहीं गए, लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि भाषा पे नहीं गए हैं। आपने सवाल की बात की तो मैंने बोला शिल्पी नेहा तिर्की से पूछिए, जो हमेशा डेमोग्राफी की बात करती है। उनका स्टेटमेंट भी रहा है कि बिहार के लोग रामगढ़ में आके मुखिया बनते हैं। कौन बनाता है मुखिया? क्यों रोक नहीं है? क्यों रोक नहीं है? अभी मंत्री जी पद में है तो इस पे काम क्यों नहीं कर रही है? केवल मीडिया पे बैठ देने से थोड़ी होगा। नहीं, इधर आइए, एक मिनट बोलने दीजिए। जब आप ये कहती हैं तो एक आपको बात बताइए, झारखंड में कितनी सरकारी नियुक्तियां हैं? मेरा ख्याल से अगर मान लेते हैं कि झारखंड में 1 लाख सरकारी पदों पे लोग काम कर रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं कि 1 लाख बिहार के लोगों को भर दिया गया, यहाँ पे एक भी झारखंडी यहाँ कार्यरत नहीं है, ठीक है? 1 लाख लोगों में 4.5 करोड़ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी क्या? आप बहुत कम आंकड़ा बता रहे हैं। चलिए 10 लाख कर देते हैं इस आंकड़े को कि झारखंड में 10 लाख सरकारी नौकरियां हैं। आप सरकारी दफ्तर जाते हैं? बिल्कुल जाता हूँ मैं सरकारी दफ्तर। कितने आपको ट्राइबल नजर आते हैं या झारखंडी नजर आते हैं? आज आप झारखंड में देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक चीज। आज आप झारखंड में, मैंने सुबह से हमने 3 खबर की है अंशु, हमने जिन उच्च स्तर पर जब बैठे हुए पदाधिकारी को फोन किया है, उनके टाइटल ये बताते हैं कि वो जो बैठे हुए पदस्थापित अधिकारी हैं
वो आदिवासी ही थे। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमने जिस खबर को किया है, लेकिन अंशु इस बात की गवाह है कि हमने फोन किया तो जो उस स्तर पर बैठे जो अधिकारी हैं, और बाकायदा वो आईएएस लेवल के अधिकारी थे जिनसे हमने पूछा है, श्रम को लेकर के एक खबर हमने लगाई है, तो हमने उनसे पूछा, वो एक आईएएस थे। कल हमने एक खबर की थी कानून व्यवस्था को लेकर के, उसमें जिनको हमने फोन किया था वो पुलिस में थे, वो आईपीएस थी, वो क्या बोलते हैं आपको, ये वो आदिवासी थी। ऐसे तमाम, आप खुद इतनी अच्छी पत्रकार हैं, आप खुद आदिवासी समाज से आती हैं, आप अगर ऐसे बात करेंगे तो बताइए कैसे चलेगा फिर। तो लेकिन अगर मैं लड़ाने की बात नहीं कर रही हूँ अंशु, पत्रकारों की अगर बात करें तो आप एक बहुत कहा जाता है कि आप बहुत एक सिंगल महिला पत्रकार हैं, सिंगल एक आदिवासी पत्रकार, महिला ने सिंगल नॉन महिला पत्रकार, नॉन बिल्कुल, मतलब हाँ वही कहने का मतलब वही कि नॉन पत्रकार हैं जो आदिवासी समाज से आती हैं और आदिवासियों के मुद्दों को बहुत प्रखरता से रखती हैं। पत्रकारिता में भी वो देखने को नहीं मिलते हैं आदिवासी समाज से लोग, उनको बताया जाए, ये भी उपलब्धि की बात है। मैं फिलहाल इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, यहाँ हमारी जो सीनियर है वो आदिवासी समाज से आती हैं, मेरा कैमरामैन जो है वो आदिवासी समाज से आते हैं, मेरे मालिक जो हैं, जो मेरे संस्थान के मालिक हैं, वो खुद, उनका जो नाम है झारखंड में, वो बात ही इसी बात पर है कि वो आदिवासियों की आवाज उठाने वाले सबसे बड़े पत्रकारों में से एक। नो डाउट। तो देखिए, मैं जब इस बात को कहता हूँ तो ये तर्क होते रहेगा, लेकिन मेरे नजर में मैं आखिर में यही बोलूंगा आपको कि चाहे आरोप जितने भी लगे हों हेमंत सरकार के ऊपर, हेमंत सरकार ने अपने इच्छा शक्ति के साथ बीते, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसके पहले जो सरकार थी वो अस्थिर टाइप से थी, कोरोना का बहाना किया उन्होंने ये बहाना किया कि हमारी सरकार को तोड़ा गया, ऑपरेशन लोटस वगैरह सब किया गया, ईडी वगैरह। लेकिन इस बार जब ये सरकार कम बैक करके आई तो इन्होंने कम बैक शब्द का जो मतलब है वो विपक्ष और जनता सबको बताया है, और मेरे नजर में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो नहीं लेकिन प्रयासरत और मेहनत कश ये सरकार इस बार लग रही है। बाकी आप, मैं इस बात पर वैभव का समर्थन करूंगी कि प्रयास कर रही है, स्थिर सरकार है, प्रयास कर रही है, योजनाएं बना रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हम अभी 1 साल की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा ना कि 15 नवंबर को जब स्थापना दिवस था, हम 4 अखबार लिए थे इस ऑफिस में। क्या बोलेंगी आप? मैं उस पर सरकार आपके द्वार पे क्या बोलना मैं उस पर भी बोलूंगी, पहले मैं इस बात को खत्म कर लूं कि जब अखबार आया था ना, मैंने 4 अखबार पढ़ा, उसमें सिर्फ योजनाएं थी कि आने वाले सालों में झारखंड के लिए हेमंत सरकार क्या क्या सोच रही है। और जैसे जैसे मैं देख रही थी ना, अरगोड़ा चौक का सौंदर्यीकरण होगा, चारों तरफ से रोड होगा, बड़ा चौक होगा, मैं पार होती हूँ अरगोड़ा चौक से ना तो मैं इमेजिन करती हूँ कि अरे आने वाले समय में ये चौक जो है ना ऐसा होगा, उस चीज़ की मैं तारीफ कर रही हूँ। पर हम यहाँ पे बैठे हैं 1 साल की उपलब्धि बताने के लिए, तो 1 साल की उपलब्धि मुझे नहीं दिखी है भाई, तो मैं क्या बताऊं, दिखेगी मैं बोलूंगी, मैं उसको लेके मैं पीछे कभी नहीं हटूंगी कि हेमंत सरकार ने काम नहीं किया है। सरकार आपके द्वार अच्छी योजना है और इसका फायदा भी ग्रामीणों को मिल रहा है। अभी मैं सोदाग पंचायत गई थी नामकुम का, आपने कभी सोचा था कि कोई एसडीओ, कोई डीसी जा करके किसी ग्रामीण महिला से पूछे कि मैडम काम हो गया आपका? ये थॉट प्रोसेस है सुनीता जी, आप सोच के देखिए कि सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को उठाया और बोला कि यहाँ जनता के बीच में आइए और यहाँ आकर के काम कीजिए। ब्यूरोक्रेसी को यह एहसास कराया कि इनके नमक, तेल, चीनी, पानी, पेट्रोल, डीजल के पैसे से जो टैक्स मिलता है उससे आपको सैलरी मिलती है, तो वही काम दफ्तर में एसी ऑन करके नहीं, यहाँ जमीन पर आकर के करिए। जिसका अंश मैं आपको बताऊं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम नाम रखा गया और मेरे नजर में बहुत अच्छा मतलब पहल इस सरकार का, सरकार आपके द्वार रहा। लेकिन इसी सरकार में मेरा भी ये कहना है कि लेकिन इसी सरकार में, इसी राज्य में, जिस आप ब्यूरोक्रेसी पे आप बात कर रहे हैं, उसकी उपलब्धियां गिना रहे हैं, उसी राज्य में ब्यूरोक्रेसी बहुत बदनाम भी है। बिल्कुल, ये बहुत मतलब मुझे कभी-कभी नहीं, वैभव ने एक शब्द यूज किया है, मैं उसके बाद बातें आगे रखना चाहूंगी, पहले जवाब दे दीजिए। हाँ, जवाब ले लीजिए उनसे। इतने तमाम आरोप लगे सरकार के ऊपर, नो डाउट जहां छापा पड़ा वहां से निकला भी, ये भी सही बात है। सरकार के पास जब ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे संस्थानों ने छापा मारा तो सरकार और सरकार के मुखिया के पास से क्या मिला? नो डाउट कार्यपालिका भी सरकार का हिस्सा होती है और हमेशा रहेगी, और आने वाले समय में सरकारें रहे नहीं रहे, ब्यूरोक्रेसी रहेगी, लेकिन छापा तो वहां भी पड़ा, आरोप तो वहां भी लगे, जेल तो उन्हें जाना पड़ा था, न्यायिक हिरासत में गए थे, वो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। ठीक है, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं वो जेल में है और उनके ऊपर कार्रवाई भी वैसे ही होनी चाहिए,
लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं अभी, तो आप कटघरे में पूरी सरकार को नहीं खड़ा कर सकती हैं। क्या आपके हमारे पास इस संस्थान में, क्या आपको लगता है कि हमारे संस्थान में कुछ ऐसे लोग नहीं होंगे संस्थान विरोधी काम कर रहे होंगे? पता करना किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है। हाँ, भ्रष्टाचार हर सरकार में है। आपको क्या लगता है रघुवर सरकार में? तो यही पूजा सिंघल रघुदास के समय में इतनी पावरफुल अधिकारी हुआ करती थी। आप देखिए, ये पल्स आज तो बना नहीं है, अभी के पैसे से तो बना नहीं होगा। जो क्या बोलते हैं, जो अभियंता थे आपके, जिनको पकड़ा गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, पथ निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के थे, जिनके घर में करोड़ों की घड़ियां और वगैरह पकड़े गए थे, मुझे नाम कुछ राम करके था उनका नाम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वो ऐसे एकाएक तो कुछ सब कुछ हो नहीं गया होगा उनके पास। ये तो प्रैक्टिस है ना, भ्रष्टाचार की प्रैक्टिस का फुल बॉडी मसाज था जो सालों से लिया जा रहा था। तो आप सिर्फ एक हेमंत सरकार को नहीं कह सकती हैं। अगर आप पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, अगर आप छवि रंजन के भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, तो आपको ये बात भी करनी होगी कि छवि रंजन, पूजा सिंघल जैसे आईपीएस अधिकारी हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से पहले इस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे। उनका भ्रष्टाचार उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले से इस सरकार में हावी था या रहा होगा, मुझे नहीं पता, मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। और एक लास्ट में आपने क्या सवाल किया था मुझसे अभी, कि इसमें ब्यूरोक्रेसी ही बदनाम है? मतलब ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल बदनाम है। सबसे ऊपर आती है आपकी न्यायपालिका, फिर आती है विधायिका, फिर आती है कार्यपालिका। तो जब कार्यपालिका ने ठान लिया है कि सारा घोटाला हम करेंगे, जनता बोलेगी विधायिका को, विधायिका जाएगी न्यायपालिका में, उठा के जेल में भर देना, तो फिर तो राम भरोसे है। मतलब आपका कहना है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बदनाम तो है ही, लेकिन हेमंत सोरेन उसे लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वैभव का एक शब्द है, हाँ, मजबूरी। इन्होंने एक शब्द यूज किया कि हेमंत सरकार ने मजबूर किया उनको जनता के बीच जाने के लिए, मजबूर। हाँ, ठीक है। मैं सुधार पंचायत गई थी नामकुम अंचल के, नामकुम प्रखंड के, सरकार आपके द्वार में बहुत अच्छा कार्यक्रम था और बकायदा हर एक चीज़ का स्टॉल लगा हुआ था, पशुपालन विभाग का, श्रम विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, बहुत सारी योजनाएं आपको एक ही छत के नीचे देखने को मिलती वहाँ पर। साथ ही मैंने देखा पहली बार देखा कि वहाँ पर जिला परिषद भी है, मुखिया भी है, अंचल के कर्मचारी साहब हैं, पशुपालन विभाग के पदाधिकारी हैं, श्रम विभाग के पदाधिकारी हैं और साथ ही अंचल के सीआई साहब हैं। ये कभी आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि सरकार ने मजबूर किया। वैभव एक मिनट, ये मेरी बात अधिकारियों को सरकार लेकर के आ रही है, तो ये उपलब्धि ही है ना। नहीं, आपने शब्द यूज किया, देखिए सिर्फ किसी आपने शब्द यूज किया मजबूरी। तो मजबूरी, ये मजबूरी है कि सारे पदाधिकारी एक साथ बैठ रहे हैं और ये हेमंत सरकार ने ही मजबूर किया। ये अच्छी मजबूरी है, तो पॉलिसी पूरी बात सुन लो, अच्छी मजबूरी है, ये अच्छी मजबूरी है। हेमंत सरकार ने उनको मजबूर किया कि भैया तुमको बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हैं फिर तुमको डंडा करने के लिए। ये अच्छी मजबूरी है, ठीक है, लेकिन वो मजबूरी प्रखंड के कार्यालय में नहीं दिखती है वैभव जी, नहीं दिखती है। यहाँ पर तो मोटेशन का काम हो जा रहा है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, है ना, जाति आवासीय आराम से फॉर्म भरा दिया जा रहा है, लेकिन यही जनता जब अंचल कार्यालय में जाती है तब क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उस समय हेमंत सरकार जो है मजबूर नहीं करती है, लेकिन दायित्व है वहाँ पर कि आप चूंकि इस पद में आए हैं तो आपको ये काम करना है, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो मजबूरी है इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं, तो कार्यालय में क्यों नहीं करते हैं? और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है ना वो साल में 1 से 2 बार होता है, बाकी जनता तो ऐसे ही अंचल के चक्कर लगाते रह जाती है। इसको कौन देखेगा? मतलब हर काम मजबूरी से ही कराना होगा क्या? आपका ये कहना है कि सरकार आपके द्वारा उस पूरे सिस्टम पर लिपा पोती है जो 8 महीने सुस्त रहती है और 2 महीने पूरे एक्टिव मोड में रहती है। आसान भाषा में यही कहना है आपको। हाँ। तो हम भी आपको ये कह देना चाहते हैं कि वो 2 महीने ही सही, लेकिन जनता को ये भरोसा होता है कि जिनको हमने एक वोट देकर सरकार बनाया है वो हमारे लिए काम कर रही है, और ये भरोसा उन 8 सालों में फिर से उन अधिकारियों को इस बात पर विवश करके रखता है कि अगर गलती से हमारे आला अधिकारी, लगभग आप आज के डेट में किसी प्रखंड में चले जाइए, 5-6 साल पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के डेट में भी कर्रा में गया हुआ था, वहां पे एक दोनों जो सीओ और बीडीओ दोनों महिला अधिकारी हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो दर्शक चाहे वो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। कर्रा में गया हुआ था, कुछ दिनों पहले की बात है। सुबह 10 बजे कार्यालय खुलता है, 10 से 12 मिनट लेट होता हो क्योंकि ठंड का मौसम है भैया, ठंडा पानी नहाने में सबको दिक्कत है। 10 से 15 मिनट के बाद पूरा कार्यालय भरा रहता है, और मतलब
आपको बता दूं कि कर्रा एस्पिरेशनल ब्लॉक में से एक आता है पूरे भारत में, उस तरीके से काम होता है। तो इसी झारखंड में ऐसे ब्लॉक भी हैं जहां अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, और इसी झारखंड में ऐसे ब्लॉक भी हैं जहां 10 से 15 मिनट ही सही लेकिन लेट के बावजूद अधिकारी पहुंच रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बाकी देखिए दिन भर बात हो सकता है, 2-4 खबर मेरा बाकी है वेबसाइट के लिए। चलिए, हमारी जो बहस है ना सुबह से चल रही है, जैसा मैंने शुरुआत से ही कहा था, सरकार आपके द्वार अच्छी है, लेकिन हाँ मजबूरी में पदाधिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन ये मजबूरी का जो शब्द है ना, और जो मजबूरियत लेके अधिकारी काम कर रहे हैं ना, इसको साइड हट के आप अपने पद की गरिमा को देखते हुए, जिम्मेदारी को देखते हुए, अगर ये अंचल कार्यालय में भी आप वही काम करेंगे ना, तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंचल में जाइए, सब काम करा लीजिए, पशुपालन विभाग में जाइए, काम करा लीजिए, श्रम विभाग में जाइए, काम करा लीजिए। आपको उसके लिए स्पेशल कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 12 मास अगर बढ़िया काम होगा, जिम्मेदारी के साथ काम होगा, 12 मास काम नहीं करके आप 2 महीना बढ़िया से काम करेंगे तो उपलब्धि हम नहीं गिनेंगे। इस हिसाब से अगले बार से जब वोटिंग हो सुनीता जी, तो मेरा भी ये राय रहेगा कि मोबाइल पर एक एप्लीकेशन बनाया जाए, गूगल फॉर्म भरा जाए कि सरकार में आप किसको पसंद करते हैं, फ़ोन पे वोटिंग हो जाए। क्या जरूरत है ईवीएम और इलेक्टोरल बॉडीज और इलेक्शन कमीशन और घर से निकल करके होर्डिंग और पोस्टर लगवाने, पैसा ही बचाना है तो फिर ऐसे देखिए हर चीज का तर्क वितर्क है। बाकी ये खबर कैसी जनता को लग रही है, सरकार के हम प्रवक्ता नहीं है भैया, लेकिन उसको बताने के लिए एक पूरा मंत्रालय है जिनका एक पूरा बजट है, उनको सूचना और जनसंपर्क विभाग कहते हैं। देखिए, आपस में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या अच्छा और क्या इस पूरा बुरा तो नहीं कहेंगे, क्या ठीक और क्या खराब आकलन रहेगा इस सरकार का 1 साल पूरा होने पे। हम कोशिश करेंगे इस राज्य के कुछ मंत्रियों से, विधायकों से, राज्य के नेतृत्व से बात करने की, उनसे पूछने की। जब हम उनसे पूछेंगे तो हम वहां बिल्कुल भी लीपापोती नहीं करेंगे, कुर्ता खींच के पूछेंगे कि सर 1 साल पूरा हो गया है, फलाने व्यवस्था की फलानी योजना की बात थी, वो क्यों नहीं हो पाया। बाकी देखिए, यहाँ पर चीज़ें इसलिए भी अलग अलग तर्क यहाँ पर जा रही है ना कि हर पत्रकार का खबरों को देखने का नज़रिया अलग होता है। कोई पॉजिटिव देख लेते हैं, कोई उसमें नेगेटिव देख लेते हैं। बस मुद्दा यही है सुबह से लड़ाई का। चलिए, आपको कौन सा तर्क अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके नज़रिए से अबुआ सरकार ने, गठबंधन सरकार ने इन 1 सालों में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं या क्या चीज़ें छूट गई हैं, आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं। चलिए अंशु, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बातचीत यही है कि दो मतलब कि विभिन्न मतों के हैं, मतलब पत्रकारों का भी अपना एक मत होता है और इन्होंने अपने न्यूज़ रूम में अपने मतों को ही साफ तौर पर जाहिर किया है। अब आप किस मत से सहमत हैं, किस मत से सहमत नहीं हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, जोहार।